हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ 10 मिनट अ डे सीरीज और यहाँ पर हम CAIB का BFM उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। तो हाउ दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है इसमें से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि JIB एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से होती है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड जानते हैं, साथ के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स MCQs वगैरह का आपको नॉलेज है, राइट? तो उससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और उसका पार्ट 1 है ये, ठीक है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ये सबसे पहले आप देख चुके हैं। यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन, इफ दिस पर्सन इज एन एक्सपोर्टर, वो किसी को एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करने पे होगा ये कि वहाँ जब ये इम्पोर्टर इस पर्टिकुलर गुड्स को रिसीव करेगा, बट ये इम्पोर्टर उस गुड्स को रिसीव करने के बाद थोड़ा टाइम बाद ही पेमेंट करना चाहता है, या फिर ये पूरे प्रोसेस में टाइम लग जाता है। लाइक एक्सपोर्टर ने भेजा इम्पोर्टर को, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड हम आगे पढ़ेंगे, इट इज ओनली अराउंड 25 डेज, ठीक है? 1 महीने का टाइम तो ऐसे ही लग जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल एक्सपोर्टर के पास जो है वो कम रहता है। और अगर जो इम्पोर्टर है वो चाहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम के बाद पेमेंट करना है, so this time period actually increases like 90 days, 30 days, 60 days extra। तो ये इंक्रीज ही हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे वर्किंग कैपिटल जो एक्सपोर्टर को रिक्वायर्ड है डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, वो मनी रहता नहीं है एक्सपोर्टर के पास। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो एक्चुअली इम्पोर्टर, और ये पेमेंट बाद में करे इस तरीके से एग्री कैसे एक्सपोर्टर कर ले, पहले गुड्स सेंड कर दे फिर उसके बाद पेमेंट आए, इस चीज को एग्री करने के लिए भी एक्सपोर्टर काफी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो दैट इज व्हाई द इम्पोर्टर विल अप्रोच एन इम्पोर्टर बैंक, और वो बैंक जो है एक्सपोर्टर के साइड से जो ट्रांजैक्शंस करेंगे कि एक्सपोर्टर बैंक को अप्रोच करते हैं। तो दिस बैंक एक्चुअली इश्यूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट कि हाँ भाई, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो आई विल मेक द पेमेंट। सो इट इज लाइक अ गारंटी। तो ये किया जाता है बाय इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्टर बैंक चीजों को चेक करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, और सामने जो एक्सपोर्टर है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके फिर कहता है कि वेदर दिस इज, ये एडवाइसेस, द बैंक एक्चुअली एडवाइसेस कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है सही है या नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट कर सकते हैं या नहीं। और इम्पोर्टर का बैंक जो है ये इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो इट इज नोन एज द इशूइंग बैंक। क्या बैंक कहते हैं इसे? इशूइंग बैंक। और इस बैंक को क्या कहते हैं? एडवाइजिंग बैंक, ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। अब ये एडवाइजिंग बैंक एडवाइस देता है कि किस तरीके से ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो करना चाहिए। यू शुड गो अहेड विद दैट एंड सेंड द गुड्स और नॉट, एंड आफ्टर द एडवाइस स्टैंडर्ड यहाँ पर ये चीज जो है मटेरियलाइज होने लगती है। अभी एडवाइस का मेन पार्ट ये है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उस पर ही एक्सपोर्टर बैंक जो है दैट इज गोइंग टू मेक सम पेमेंट इनिशियली, ठीक है? तो जैसे एक्सपोर्टर को रिक्वायर्ड है वैसे पेमेंट अगर करना है तो वो भी होता है, एंड साथ के साथ ये पेमेंट बाद में आएगा, इस तरह की चीजें भी होती हैं, ठीक है? तो ये मेनली है कि लेटर ऑन पेमेंट आएगा, एंड इम्पोर्टर पर अगर विश्वास नहीं है इम्पोर्टर, ये पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को, तो इम्पोर्टर बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कराया जाता है कि एक गारंटी है कि भाई ये पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया, डॉक्यूमेंट चेक करने को कहा और एक्सपोर्टर बैंक ने वो कर दिया, ठीक है? इसने बिल्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एंड ऑन दैट बेसिस दिस इज हैपनिंग। नाउ ये लेटर ऑफ क्रेडिट मोस्टली इरिवोकेबल होता है, यानी कि कोई भी बैंक या पार्टी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से बीच में बाहर नहीं निकल सकता। दैट इज द थिंग। नाउ दीज आर द मीनिंग हमने देख लिया। अब टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये रिवोकेबल मीन्स यू कैन मेक चेंजेस इन द लेटर ऑफ क्रेडिट विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी, ठीक है? चेंजेस आप कर सकते हैं, रिवोकेबल। और जो बैंक्स है वो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से बाहर निकल सकते हैं व्हेन दे वांट। डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, गुड्स सेंड कर दिए गए हैं, तब ये चेंजेस नहीं किए जा सकते, या फिर जो है स्टॉप नहीं किया जा सकता। बट हाँ, प्रियर टू दैट यू कैन गो फॉर इट विदाउट द कंसेंट। इररिवोकेबल अगर कमिटमेंट कर दी है, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया बैंक ने, तो बैंक हैज टू डेफिनेटली गो फॉर दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है? बीच में बाहर नहीं निकल सकता। तो यूसीपी 600 के तहत जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किए जाते हैं वो इररिवोकेबल होते हैं अनटिल एंड अनलेस ये स्पेसिफाई किया गया हो कि रिवोकेबल है, बीच में जो है बाहर निकला जा सकता है।
इररिवोकेबल कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर हमने देखा है जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसमें देयर इज ओनली वन बैंक, बट ये बैंक लेट से छोटा सा बैंक है और इस पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे में देयर विल बी वन मोर बैंक व्हिच इज गोइंग टू बी देयर अलोंग विद दिस पर्टिकुलर बैंक, या फिर ये जो इश्यू बैंक है, इशूइंग बैंक है, तो इसके साथ एक और बैंक होगा। तो इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू तो किया, बट वो किसी को विश्वास नहीं है, तो बड़ा बैंक चाहिए, बैंक ऑफ अमेरिका, तो इसके लिए बैंक ऑफ अमेरिका बिकम्स द कंफर्मिंग जो है बैंक, और एक कंफर्मिंग बैंक कंफर्म करता है कि हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है एंड इट इज फाइन, एंड द पेमेंट जो है यहाँ पर वो पेमेंट भी इशू कर देता है एक्सपोर्टर बैंक को, और फिर एक्सपोर्टर को वो पेमेंट मिल जाती है इनिशियली ओनली। तो दिस इज अ कंफर्मिंग बैंक, अ लार्ज बैंक, लाइक इंडिया में छोटा बैंक है उसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, तो एसबीआई इज गोइंग टू इश्यू द लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ दैट छोटा बैंक, एंड ये पेमेंट भी अगर जो एक्सपोर्टर है उसे करने का काम एसबीआई का रहता है, ठीक है। तो दैट इज द इररिवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट जहां पर कंफर्मिंग बैंक होता है। सो दीज आर द थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर वन, दैट इज द ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट किसी के नाम पे इशू किया आपने और वो किसी और बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में? द एक्सपोर्टर इज द बेनिफिशियरी, जिसके लिए क्रेडिट जो क्रेडिट रिस्क है यहाँ पर, डिफॉल्ट रिस्क है, वो तो जा रहा है कि हाँ ये नहीं इम्पोर्टर नहीं तो बैंक तो पे करेगा ही करेगा, तो दैट इज द थिंग। तो द बेनिफिशियरी इज द एक्सपोर्टर, तो एक बेनिफिशियरी से दूसरे बेनिफिशियरी को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट्स मैं नहीं करूंगा वो करेगा, तो इस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट स्प्लिट किया जा सकता है एंड देन ट्रांसफर किया जा सकता है टू वन एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी, सेकंड बेनिफिशियरी, बट थर्ड बेनिफिशियरी को हम फिर ट्रांसफर इसे नहीं कर सकते। देन देयर इज आल्सो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें हम देखते हैं कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके ऊपर आपको एडवांस पेमेंट दे दी जाती है कि हाँ कुछ थोड़ा मुझे पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो एडवांस पेमेंट दे दी जाती है। और इससे रिलेटेड आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लॉज होता है, ठीक है। कंडीशंस क्या है इसमें कि क्लॉज एक होना चाहिए आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में, रेड में, दैट इज कॉल्ड द रेड क्लॉज, ठीक है। तो पेड अगेंस्ट रिसीट एंड रिटर्न अंडरटेकिंग सेलर से लेना है कि हाँ ये गुड सेंड करेंगे, तभी बैंक जो है इस तरह का रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फंड्स नेगोशिएटिंग बैंक एडजस्ट करेगा, यानी कि आगे जाकर दूसरा जो बैंक है दैट गोइंग टू एडजस्ट दीज फंड्स। एक्सपोर्टर डज नॉट सेंड द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग बैंक जो है इस चीज को, इसका लॉस जो है बेयर करेगा। सो दैट इज द थिंग। बेनिफिट ये है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है, लोन मिल जाता है, और वो पैसे यूज कर सकता है। इंडिया में लेस पॉपुलर है बिकॉज वैसे ही बैंक से एक्सपोर्टर्स वगैरह को बढ़िया पैसा जो है आराम से दे देते हैं एट लो कॉस्ट, दैट इज द थिंग। अब ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, guaranteed service payment is not provided, seller can invoke the bank's obligation to pay by submitting dash letter of credit, ठीक है। तो इस सेशन एंड नेक्स्ट सेशन को देखकर आप ये चीज आंसर कर सकते हैं। पिछला सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन, dash gives a definite undertaking in addition to that of issuing bank, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज confirming bank, isn't it? confirming bank एक्स्ट्रा एडिशनल जो है अंडरटेकिंग देता है लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट वगैरह सब चीजों से रिलेटेड। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी 2025, एक ही अटेम्प्ट में अगर आपको इसे क्लियर करना है तो यू कैन कंसिडर अ मास्टर कोर्स फॉर गाइडेंस। चारों कंपोनेंट्स जो कंपलसरी हैं, सीएआईबी, एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरबीएल, इनसे रिलेटेड शॉर्ट 15-15 मिनट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस व्हिच विल हेल्प यू इन कवरिंग द सिलेबस क्विकली, ठीक है। आप छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकते हैं, 15 मिनट्स के वीडियोस है, पार्ट्स में आपको पूरा चैप्टर कवर कराया जा रहा है। अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूज करके आप इसे देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन बिफोर द एग्जाम एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है। एग्जाम से पहले चीजें रिवाइज तो करनी ही है, तो एग्जाम से ठीक पहले आपके लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपको रिविजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो CAIB 75 is the code to get 75% discount also. So wishing you all the best for this. If you have any other queries, you can call us on this number. Drop a mail at hello@harutab.co.in. All the best. Thank you.